हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राइट टू नो, जहां आपको मिलेंगे लॉ सब्जेक्ट्स के लिए ऑथेंटिक और कंसाइज नोट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो लेट्स गो। आज का टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अफेक्टिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। मतलब ज्यूरिसडिक्शन कन्फर करने वाले स्टैट्यूट या क्लॉजेस को जजेस कैसे इंटरप्रेट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझ लो कि ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या। तो ये होती है कोर्ट की पावर किसी केस को सुनने की, उस मैटर पे जजमेंट देने की। ये कहा गया था हृदयनाथ रॉय वर्सेस रामचंद्र ब्राना शर्मा 1921 के केस में। ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है स्टैट्यूट में ही ज्यूरिसडिक्शन बताने से। एग्जाम्पल, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी बताता है कि सारे सिविल मैटर्स सिविल कोर्ट में देखे जाएंगे अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ज्यूरिसडिक्शन के मेन 3 टाइप है, और भी है बट वो जब हम सीपीसी शुरू करेंगे तब बताऊंगी। बट अभी के लिए ये 3 टाइप्स याद रखो। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ये ज्यूरिसडिक्शन बताता है कोर्ट को कि उसकी एरिया वाइज क्या पावर रहने वाली है। एग्जाम्पल, जैसे हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गोवा। नेक्स्ट है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, ये बताता है कि कोर्ट कौन से अमाउंट तक, कौन सी लिमिट तक आपको रिलीफ ग्रांट कर सकता है। एग्जाम्पल, सिविल जज सीनियर डिवीजन कैन हैंडल वैल्यूएशन अप टू 10 lakhs। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, ये बताता है कि कोर्ट कौन से सब्जेक्ट मैटर पे एडजुडिकेशन कर सकता है। जैसे कि सिविल कोर्ट्स के पास है सिर्फ सिविल मैटर सुनने की पावर। अब जैसे कि किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते टाइम कुछ प्रिंसिपल्स को याद रखना ज़रूरी है, वैसे ही ज्यूरिसडिक्शन इंटरप्रेट करते टाइम 3 प्रिंसिपल्स को कंसिडर करा जाता है। सबसे पहले है जनरल प्रिंसिपल्स अफेक्टिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। उसमें 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है एक्सक्लूजन मस्ट बी एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड और क्लियरली इम्प्लाइड। अब जैसे कि मैंने बताया था सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी के बारे में, उसमें क्लियरली लिखा है कि सारे सिविल मैटर्स को सिविल कोर्ट्स देखेगा अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। अब ये प्रिंसिपल बोलता है कि जुरिसडिक्शन वाला क्लॉज हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए और उसका इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्ट होना चाहिए, यानी टू द पॉइंट होना चाहिए, और उसका स्कोप नैरो ही रखना ज़रूरी है। कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम करेगा कि उनके पास ज्यूरिसडिक्शन है, और याद रखना अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं हुआ और फिर भी मैटर डिसाइड होता है उस कोर्ट में, तो उस जजमेंट को जजमेंट नहीं माना जाएगा, इफेक्ट ही नहीं होगा उसे। इसलिए ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं ये हमेशा फर्स्ट इशू होता है, और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ ऑपोजिट पार्टी पे होता है, यानी डिफेंडेंट पे। उसे प्रूव करना होता है कि कैसे कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है करके। यहाँ पे 2 बातें याद रखो। फर्स्ट, एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड, मतलब क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ये मैटर ये कोर्ट नहीं देखेगा। एग्जाम्पल, क्रिमिनल मैटर्स सिविल कोर्ट्स नहीं देखेंगे। सेकेंड, क्लियरली इम्प्लाइड, मतलब ऐसा कुछ लीगल फैक्शन के कारण वो मैटर सुना ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मैटर में जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल ही फुलफिल नहीं करे हैं, तो उस केस में वो केस कोर्ट में सुना ही नहीं जाएगा क्योंकि इसमें बेसिक्स ही सही नहीं है। 3 क्लासेस ऑफ केसेस, इसमें सिर्फ 3 बातें ही याद रखनी है। क्लास 1, जो भी लाइबिलिटी है वो दोनों में दी गई है, कॉमन लॉ में भी और स्पेशल एक्ट में भी। तो जो भी रेमेडी है वो हम दोनों में से ले सकते हैं। जो प्लेंटिफ होगा उसके पास चॉइस है दोनों में से कौन सी भी रेमेडी लेने के लिए। क्लास 2 में जैसे कि हमने देखा कि लाइबिलिटी तो क्रिएट की है एक स्पेशल लॉ ने, बट उसके लिए कोई रेमेडी नहीं दी है, इसलिए प्लेंटिफ रेमेडी के लिए कॉमन लॉ रेफर कर सकता है। क्लास 3 में सिर्फ वो जो स्पेशल एक्ट है उसमें लाइबिलिटी भी दी है और रेमेडी भी दी है। रेमेडी देते टाइम उन्होंने बोला है कि इस लाइबिलिटी के लिए यही रेमेडी यूज़ की जाएगी, इसके कारण सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड हो जाता है। केस ऑफ ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी, ये प्रिंसिपल बताता है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी किसी ड्यूटी को ब्रीच करती है जो उन्हें स्टैट्यूट में दी हुई है,
तो क्या एक इंडिविजुअल उन पे सूट कर सकता है अपने प्राइवेट क्लेम्स के लिए? उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो ड्यूटी जनरल लोगों के लिए है या किसी क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए। यहाँ अगर वो ब्रीच जनरल ड्यूटी को लेके है तो कोई भी सूट फाइल कर सकता है, बट अगर सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन्स के लिए है तो उसे ग्रुप का पर्सन ही प्राइवेट क्लेम मांग सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, स्टैट्यूट में अगर ड्यूटी के साथ पेनल्टी भी दी है तो उसी पेनल्टी को कंसिडर किया जाएगा। यहाँ सेपरेट सिविल सूट चलाने की ज़रूरत नहीं है। ओमिशन टू एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी पावर। सबसे पहले पावर और ड्यूटी का मतलब समझो। पावर यानी ऑप्शंस, जैसे कि मिलिट्री ऑफिसर के पास ग्रेनेड, गन्स, नाइफ्स और भी सिमिलर वेपन्स है। उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने ड्यूटी पूरी करने के लिए उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्क्रिशनरी है। और ड्यूटी मैंडेटरी नेचर की होती है। जैसे मिलिट्री ऑफिसर का काम है बॉर्डर्स को सेफ रखना, ये उनकी ड्यूटी है। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपने पावर यूज़ नहीं करती तो हम उसे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते कि इसने पावर अपनी यूज़ नहीं करी। बट अगर वो पावर यूज़ करना मैंडेटरी है टू फुलफिल देयर ड्यूटी तो उस पावर का यूज़ ना करना विल लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। इन शॉर्ट देखा जाए तो वो पावर यूज़ करना ही इवेंचुअली उनकी ड्यूटी बन जाती है। इस केस में रिट फाइल कर सकते हैं, मैंडेमिस रिट, और कुछ केसेस में डैमेजेस के लिए सूट भी फाइल कर सकते हैं इफ स्टैट्यूट इटसेल्फ स्टेट्स सो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।